हेलो बेटा, क्या हालचाल आप सभी के। तो अभी तक हमने बात करी थी मोल-हॉफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? मोल-हॉफ एक्सपेरिमेंट। तो इस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया? इन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने क्या करा? ग्लास की बोतल ली, उसके अंदर लीफ को डाल दिया। लीफ का आधा पार्ट ग्लास की बोतल के अंदर था, आधा पार्ट ग्लास की बोतल के बाहर। लेकिन ग्लास की बोतल के अंदर इन्होंने क्या करा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फिल कर दिया। इससे हुआ क्या? जितनी भी बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी सभी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई? कमी। और उस केस के अंदर क्या हुआ मुझे बताओ? क्या फोटोसिंथेसिस करेगी लीफ? बोले सर नहीं करेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कितने कंपोनेंट रिक्वायर्ड है? बोले सर 4 कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके अंदर एक कंपोनेंट तो एब्सेंट हो गया। और हमने बताया कि अगर 4 कंपोनेंट, चारों में से एक भी कंपोनेंट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब बात करते हैं किसकी? जोसेफ प्रिस्टले की। किसकी बात करेंगे बेटा? जोसेफ प्रिस्टले। अब इस साइंटिस्ट ने देखते क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन होती है किसके दौरान रिलीज होगी? ये रिलीज होगी बेटा फोटोसिंथेसिस के टाइम। ऑक्सीजन किसके टाइम रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा इसके लिए? एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक बेल जार लिया। क्या लिया बेटा? बेल जार। अब बेल जार पता है आपको क्या है? कुछ नहीं है, एक ओवल शेप का, इस तरीके से दिख रहा है आपको यहाँ शेप। ये क्या है? ग्लास का ट्रांसपेरेंट एक तरीके से कवरिंग है, जो किसको कवर करके रख रहा है? कैंडल को। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जितनी भी लेबोरेटरी होती है केमिस्ट्री की, साइंस की, सभी के अंदर इस बेल जार का यूज करेंगे। तो बेल जार का मतलब पता चल गया बेल जार क्या है। ये जो बर्तन सा दिख रहा है ना आपको, गोल गोल ऐसे ढका हुआ, इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम बेल जार। क्या बोलेंगे? बेल जार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या करा? इन्होंने एक कैंडल ली। क्या लिया बेटा? एक तो कैंडल, एक इन्होंने लिया बेल जार, और एक इन्होंने लिया माउस। क्या लिया बेटा? बेल जार, माउस और कैंडल। इन्होंने इस कैंडल को जलाया इस बेल जार के अंदर। तो इस बेल जार के बाहर से ना तो कोई गैस आ सकती है, ना इसके अंदर कोई गैस जा सकती है। तो इसका मतलब जितनी भी गैसेस थी क्या इसी के अंदर कैप्चर होके रह गई क्या? बोले सर जितनी भी गैस थी बेल जार के अंदर वो सारी इसके अंदर कैप्चर हो गई, ना तो बाहर से कोई गैस आ सकती है, ना अंदर कोई गैस जा सकती है। इतना हमको समझ में आ गया। तो मुझे बताओ इस साइंटिस्ट ने क्या करा? इस बेल जार के अंदर एक तो कैंडल को जला दिया। किसको जलाया? कैंडल को। और इसके अंदर रख दिया एक क्या? चूहा। क्या रख दिया बेटा? चूहा। मुझे बताओ चूहे को सर्वाइवल के लिए, माउस को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं है? बोले सर रेस्पिरेशन करेगा तो उसके लिए किसकी नीड होगी? इसको ऑक्सीजन की। अब मुझे बताओ अगर अपन ने बर्निंग ऑफ कैंडल पढ़ा था, माइकल फेराडे ने बताया था फिजिकल चेंज भी होता है कैंडल जलाते हैं तब, केमिकल चेंज भी होता है। तो देख लेते हैं इसको। मुझे बताओ क्या कैंडल का कंबशन हो रहा है? बोले सर हाँ, कैंडल का क्या हो रहा है? कंबशन। और कंबशन के लिए मैंने एक रिक्वायर्ड फैक्टर बताया पहले। क्या होता है बेटा? एक तो ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। एक होता है मेरा इग्निशन टेम्परेचर। तो मुझे बताओ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कि मिनिमम टेम्परेचर सर जिसमें कोई भी चीज जलने लग जाए उसको बोलेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर। और दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन। तो जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट को ये दोनों चीजें नहीं मिलेगी तो वो नहीं जलेगा। और अगर वो कंबस्टाइबल मटेरियल है, आग पकड़ सकता है, तो वो जलने लग जाएगा अगर उसको ये दोनों चीजें मिल जाएगी। तो इस बेल जार के अंदर क्या हो रहा है? बोले सर बेल जार के अंदर हो रहा है कैंडल का कंबशन। किसका कंबशन हो रहा है बेटा? कैंडल का। बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। चूहे को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो इसने क्या करा? इस बेल जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी उसको एब्सॉर्ब कर लिया। फिर इस कैंडल ने क्या करा? कंबशन के लिए इस बेल जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी सबका इंटेक कर लिया। आई नहीं आई बात समझ में? तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? इस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई बेटा? ऑक्सीजन की। तो मुझे बताओ अगर इस मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या इसकी डेथ होगी नहीं होगी? बोले सर ऐसे तो चूहा मर जाएगा। तो उन्होंने नोटिस करा कि इस चूहे की थोड़े टाइम बाद क्या होगी बेटा? डेथ। क्या हो गई? डेथ। अब इन्होंने सोचा कि यार इसका मतलब तो माउस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कैंडल को भी चाहिए ऑक्सीजन। तो क्या इस बेल जार के अंदर मैं एक प्लांट को रख दूं? क्या करा इन्होंने? इस बेल जार के अंदर एक प्लांट रख दिया। अब प्लांट रखने से क्या हुआ? मुझे बताओ प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी नहीं होगी? बोले सर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो यही हम जानना चाह रहे हैं क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी या नहीं होगी? क्लियर है सभी को? तो मुझे बताओ इस बेल जार के अंदर अगर मैं इस प्लांट को रख देता हूं और ये प्लांट अगर ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है तो क्या मेरी कैंडल जलती रहेगी क्या? बोले सर रेगुलरली इस कैंडल को क्या मिलता रहेगा? ऑक्सीजन। और जो मेरी क्या है कैंडल, वो रिलीज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कैंडल क्या रिलीज करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। माइस क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मेरा प्लांट है फोटोसिंथेसिस के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेगा? इंटेक। इतनी पिक्चर आई नहीं आई समझ में?
बोले सर ये बात समझ में आ गई। एक तो हमने लिया बेल जार। क्या ले लिया बेटा? बेल जार एक ग्लास का बर्तन है, ऐसे मान लो। बेल जार के अंदर हमने पहले रखा कैंडल को, उसके साथ रख दिया एक चूहे को। तो जब कैंडल जलाई और चूहा उसके अंदर था तो दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो उस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और चूहे की मौत हो गई। इतनी बात हमको समझ में आ गई। फिर इस साइंटिस्ट ने क्या करा, इस बेल जार के अंदर एक प्लांट रख दिया। अब बोले सर प्लांट अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम, तो मुझे बताओ क्या कैंडल जलती रहेगी? बोले सर कैंडल जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कैंडल को जलने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन को। अभी यहाँ पर क्या देखा हमने कि ऑक्सीजन की क्या हो गई बेटा? एब्सेंस। माइस को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन को। तो अगर मेरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या मेरी कैंडल और माइस को दोनों को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले सर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैंडल भी जलती रहेगी और माइस भी क्या रहेगा मेरा? जिंदा। इस एक्सपेरिमेंट से क्या बात प्रूव हुई? इस एक्सपेरिमेंट से बात प्रूव हुई कि भाई साहब अगर मैंने इसके अंदर प्लांट रख दिया तो मेरी कैंडल जल रही है, चूहा भी जिंदा है। मतलब प्लांट क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस रिलीज करेगा? ऑक्सीजन गैस। इतनी बात आई नहीं आई समझ में? तो जोसेफ प्रिस्टिले ने किसके बारे में बताया कि फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस। इतना सभी को क्लियर है? तो इन्होंने क्या करा, देखो तो बेल जार ले लिया जो कैसा है? क्लोज्ड स्पेस है, मतलब किसी भी जगह को पैक कर देगा। एक जलती हुई इन्होंने क्या ले ली? कैंडल ले ली। और एक माउस ले लिया और उसको इसके अंदर रख दिया, तो उसकी सफोकेशन की वजह से क्या हो गई? मौत। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करा। इन्होंने फिर से बेल जार ले लिया, लेकिन इसके अंदर किसका प्लांट रख दिया? मिंट का। किसका प्लांट रखा? मिंट का। फिर वही कैंडल रख दी, वही माउस रख दिया। लेकिन हुआ क्या? थोड़ी देर बाद माउस की मौत नहीं हुई, लेकिन एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर हमारा माउस था वो क्या हुआ बेटा? मर गया। इससे क्या बात प्रूव हो गई कि प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट कैन रिस्टोर एयर। तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर ऑक्सीजन को रिस्टोर कर रहा है नहीं कर रहा? प्लांट बोले सर कर रहा है। क्वालिटी विच वाज डैमेज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड ब्रीथिंग ऑफ माउस। तो जब मेरा माउस ब्रीदिंग कर रहा था, कैंडल बर्न हो रही थी, तो उस टाइम दोनों ऑक्सीजन ले रहे थे। तो मुझे बताओ क्या इस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी? बोले सर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लेकिन जैसे प्लांट रखा, प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज करी और इस वजह से क्या हो गया? मेरा कैंडल भी जल रही है और चूहा भी जिंदा है। तो ये एक्सपेरिमेंट होके समझ में आ गया। तो जोसेफ प्रिस्टिले ने किसका एक्सपेरिमेंट बताया बेटा? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। फिर ये आया जेन इंजनहाउस। कौन है बेटा? जेन इंजनहाउस। कौन सा साइंटिस्ट है? जेन इंजनहाउस। ये देखो ऐसे नाम है जो हो सकता है नीट के पेपर के अंदर डायरेक्टली उठ के आ जाए, तो इनको आप कैसे भी करके याद कर दो। अरे आई नहीं आई बात समझ में? देखो तो इन्होंने क्या बताया कि जो सनलाइट फैक्टर, कौन सा फैक्टर? सनलाइट का फैक्टर। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? प्लांट के लिए। तो अभी तक हमने 4 चीजों के बारे में बात करी। प्लांट को कौन कौन सी चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सर, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। इतनी पिक्चर आई नहीं आई समझ में? बोले सर मोल्स का एक्सपेरिमेंट कर पढ़ा था, उसके अंदर क्या बताया उसने कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। फिर जोसेफ प्रिस्टिले का पढ़ा, उसने क्या बताया भाई साहब कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी किसके? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। अब आगे जेन इंजनहाउस के, इन्होंने बताया कि सनलाइट जरूरी है। अब देखते हैं इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने फिर वही बेल जार ले लिया। क्या ले लिया बेटा? बेल जार। प्लांट लिया, कैंडल ली, माइस लिया। लेकिन इन्होंने क्या करा, इस बेल जार पे एक एक्सपेरिमेंट तो करा डे के टाइम, एक एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने नाइट के टाइम। एक एक्सपेरिमेंट तो कब हुआ है बेटा? दिन में। एक एक्सपेरिमेंट हुआ रात में। तो मुझे बताओ क्या प्लांट नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस करेंगे? बोले सर प्लांट रात को तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते प्लांट रात के टाइम? बोले सर सनलाइट जरूरी होती है। तो मुझे बताओ क्या एक बात प्रूव हुई नहीं हुई कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है? और ये चीज कैसे पता चली? जेन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट से। इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट जो किसने करा? जोसेफ प्रिस्टिले ने। इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन इन्होंने क्या करा? माइस, प्लांट और कैंडल, इनको एक बार तो डे के टाइम रखा, एक बार नाइट के टाइम रखा। तो मुझे बताओ क्या डे के टाइम इस प्लांट को सनलाइट मिलेगी क्या? बोले सर डे के टाइम तो इस प्लांट को सनलाइट मिलेगी। तो क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? बोले सर ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। तो मुझे बताओ अगर इस बेल जार के अंदर ये प्लांट रखा फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। बोले सर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी। और मुझे बताओ माइस का स्टेटस क्या रहेगा? अलाइव है, डेड हो जाएगा? बोले सर ये जिंदा रहेगा। इतनी पिक्चर आएंगे समझ में? बोले सर इतना समझ में आ गया, आगे चलो। अब मुझे बताओ इस बेल जार को मैंने रखा रात में। कब रख दिया बेटा? रात में। तो रात के टाइम हमने क्या नोटिस करा? नोटिस करा कि सनलाइट क्या है बेटा? एब्सेंट। और सनलाइट एब्सेंस होने से इस प्लांट के अंदर क्या नहीं हुआ? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस नहीं हुई? ऑक्सीजन। और इससे किसकी मौत हो गई? इस चूहे की। तो मुझे बताओ माइस का स्टेटस क्या है? बोले सर अब इसका स्टेटस है डेड। आई नहीं आई बात समझ। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया? इन्होंने वही बेल जार ले लिया, कैंडल ले ली, माइस ले ली जो जोसेफ प्रिस्टिले ने ली थी
लेकिन इन्होंने उसको एक बार तो दिन में रखा, एक बार रात में। तो दिन के टाइम तो चूहा हमारा जिंदा था, रात जैसे आई उसकी मौत हो गई। उसका रीजन क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो इससे क्या बात प्रूव हो गई? इससे हमारी सिंपल सी बात प्रूव हुई कि जो सनलाइट है वो क्या है? रिक्वायर्ड है। किसके लिए रिक्वायर्ड है बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्या प्रूव हुआ इससे? देखो एक बार, देखो एक सेकेंड, प्रूव्ड, एक सेकेंड, प्रूव्ड सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या बात प्रूव कर दी कि जो सनलाइट है फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या है बेटा? रिक्वायर्ड। लेटर आइडेंटिफाइड बबल फॉर्म टू बी ऑक्सीजन। और इन्होंने क्या करा भाई साहब? ये एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि यार जोसेफ प्रिस्टिले ने जो एक्सपेरिमेंट करा था ना, उससे चूहे का तो समझ में आ गया वो जिंदा है, लेकिन मुझे यार संतुष्टि नहीं हुई। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट और करके बता रहा हूं तुमको कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट किसके ड्यूरिंग? फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। तो इन्होंने क्या करा? एक एक्वेटिक प्लांट ले लिया। कैसा प्लांट? एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट का मतलब ऐसा प्लांट जो किसके अंदर रहता है बेटा? पानी के अंदर। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रिला। क्या है इसका एग्जांपल? एक हाइड्रिला। तो इन्होंने एक हाइड्रिला का प्लांट दिन में लिया, एक हाइड्रिला का प्लांट लिया इन्होंने नाइट के टाइम। एक तो कब लिया है बेटा? डे के टाइम। एक इन्होंने लिया है नाइट के टाइम। तो मुझे बताओ, क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं करेगा? बोले सर पक्की बात है ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन डे के टाइम करेगा बेटा नाइट के टाइम? बोले सर ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है डे के टाइम, नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस डे के टाइम तो प्रेजेंट होगा, नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस क्या होगा बेटा मेरा? एब्सेंट। आई नहीं आई बात समझ में? अब मुझे बताओ इसने फिर बताया कैसे ऑक्सीजन के बारे में? इन्होंने क्या करा, जब मैं पानी के अंदर किसी भी प्लांट को डिप करके रखूंगा, या मैं पानी के अंदर मान लो कोई सिलेंडर ले जाता हूँ गैस का, और वहां से वो गैस रिलीज करता हूँ, तो मुझे बताओ पानी के अंदर बबल बनते नहीं बनते? जैसे कोई आदमी पानी के अंदर डूब रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, तो उसके बबल जब वो डूबने लगता है तो बाहर निकलते नहीं निकलते? तभी तो पता चलता है स्विमिंग पूल में मरने वाला बचाओ उसको। इतनी बात आई नहीं आई समझ में? तो मुझे बताओ क्या ये प्लांट कौन सी गैस रिलीज करेंगे? बोले सर ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। तो क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस के बबल बनेंगे नहीं बनेंगे? कौन सी गैस के बबल होंगे? ऑक्सीजन गैस के। लेकिन इन्होंने रात के टाइम क्या देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के बबल नहीं बन रहे। इससे क्या बात प्रूव हो गई? इससे बात प्रूव हो गई पहली तो क्या कि बोले सर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? लाइट रिक्वायर्ड है। जब डे के टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि वहां पर क्या है बेटा? सनलाइट। लेकिन नाइट के टाइम अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्लांट के अंदर देखेंगे कि बबल निकल रहे हैं नहीं निकल रहे ऑक्सीजन के, तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? फेल। अब फेल कैसे हुआ? बोले सर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा। तो इन्होंने क्या बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही। तो इस बात से क्या प्रूव कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? सनलाइट बिल्कुल रिक्वायर्ड। तो इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट करे, एक तो बेल जार का कर दिया, एक एक्वेटिक प्लांट का। बेल जार का एक्सपेरिमेंट करा तब इन्होंने बताया कि अगर माइस जिंदा है तो इसका मतलब सनलाइट चाहिए डे के टाइम, नाइट में क्यों मर रहा है वो? क्योंकि उसका रीजन क्या है? सनलाइट। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा एक्वेटिक प्लांट के अंदर, दो प्लांट लिए, एक तो डे के टाइम एक नाइट के टाइम। डे वाला प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा था क्योंकि किसकी प्रेजेंस थी? सनलाइट की। लेकिन नाइट वाला प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं कर रहा था। इससे क्या हुआ? इससे पता चल गया कि भाई साहब नाइट को प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तभी तो डे के टाइम ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही नहीं हो रही। बोले सर इतनी पिक्चर समझ में आ गई? तो इन्होंने किसके बारे में बता दिया? ऑक्सीजन के बारे में। चलो आगे चलते हैं। जूलियस वॉन सैक, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है हमारा? जूलियस वॉन सैक। इसने किसके बारे में बताया? इसने बताया कि जब फोटोसिंथेसिस होगा ना तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो बेटा प्रोडक्शन होगा ग्लूकोज का। किसका प्रोडक्शन होगा? ग्लूकोज का। इतनी पिक्चर आई नहीं आई समझ में? बोले सर ये बात समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट की लीफ है ना, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर कौन स्टोर रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन स्टोर रहता है बेटा? एक सेकंड देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर रहेगा कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या है? बोले सर ये सेल ऑर्गेनल। क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनल। जो किसके अंदर मिलेगा? प्लांट लीफ की सेल के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? बोले सर प्लांट की लीफ है वो भी क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। तो क्या प्लांट की लीफ भी सेल से मिलके बनी होगी? सर मिलके बनी होगी जरूर। तो प्लांट की लीफ की जो सेल है उसके अंदर कुछ सेल्स होती है स्पेशलाइज, जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल। क्या बेटा? मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल ऐसे होती है, ध्यान रखना कि मीजोफिल सेल का केवल मेन एक उद्देश्य है कि मेरे को अपने अंदर क्या चाहिए? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। क्या चाहिए बेटा? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? फोटोसिंथेसिस में। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन भरा रहेगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है। यस और नो? ये क्या करेगा बेटा? ये मेरा जो सोलर एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी, जो किससे मिल रही है? सन से, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी में।
ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा बेटा मेरा क्लोरोफिल। कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया, एक तो बताया ग्लूकोज कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? ग्लूकोज, और ग्लूकोज बाद में स्टोर रहेगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा बेटा? ये स्टोर होगा मेरा स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में। इन्होंने सेकेंडरी चीज बताई कि जो प्लांट की लीफ है इसके अंदर मिलता है क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन भरा रहेगा? क्लोरोफिल। तो इन्होंने दो बातें बता दी, एक तो बताई ग्लूकोज के बारे में, एक बता दिया इन्होंने क्लोरोफिल के बारे में। क्लियर है सभी को? बोले सर ये समझ में आ गया। तो ऐसे यार बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग चीजें बताई। अब आ जाते हैं TW एंगलमैन। किस पे आ गए हम? TW एंगलमैन। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भाई साहब ऐसा बताया कि यार जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट के अंदर से 7 कलर होते हैं। ये बात तो यार हमने भी सुनी थी, तो इन्होंने भी एक बात बताई। इन्होंने बताया TW एंगलमैन ने कि यार जो सनलाइट के अंदर 7 कलर है, तो भाई साहब अगर मैं उनको अलग अलग कर देता हूँ, रेड अलग कर दिया, ग्रीन अलग कर दिया, ब्लू अलग कर दिया, वॉयलेट अलग कर दिया, आई नहीं आई बात समझ में? तो ये जानना चाह रहे हैं कि यार जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर से मिलकर तो बनी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होगा? बोले सर रेड में होगा, ऑरेंज में होगा, येलो में, ग्रीन में, ब्लू में, इंडिगो में, वॉयलेट में। तो इन्होंने बताया बेटा एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। किसके बारे में बताया? एक्शन स्पेक्ट्रा। किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो मतलब इन्होंने क्या जानकारी दी कि बोले सर अगर मैं क्या करता हूं, व्हाइट लाइट ली मैंने, व्हाइट लाइट को किसके ऊपर डाल दिया? प्रिज्म के ऊपर। तो जैसे ही व्हाइट लाइट को मैंने प्रिज्म के ऊपर डाला, होगा क्या? मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली। क्या ले ली? प्लेट। या फिर कोई भी एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने एलगी डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? एलगी, ग्रीन कलर का। अब मुझे बताओ क्या एलगी फोटोसिंथेसिस करता है? बोले सर एलगी का काम है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट रहते हैं? क्लोरोफिल। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो जैसे ही मैंने इस एलगी के ऊपर प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजारी तो 7 कलर में डिवाइड हो गई, और किसके ऊपर आके गिरी? बोले सर एलगी के ऊपर आके गिरी है। तो इस एलगी के पार्ट को मिल रही है रेड लाइट, इस पार्ट को मिल रही है ऑरेंज, इसको मिल रही है येलो, इसको मिल रही है ग्रीन, इसको ब्लू, इसको इंडिगो और इसको वॉयलेट। अरे आई नहीं आई बात समझ में? फिर इन्होंने क्या करा? कुछ बैक्टीरिया ले लिए। क्या करा बेटा? कुछ बैक्टीरिया ले लिए। अब बैक्टीरिया को जैसे ही इस एलगी के पास डाला, तो मुझे बताओ क्या बैक्टीरिया को फूड चाहिए नहीं चाहिए? बोले सर बैक्टीरिया को फूड चाहिए, पर फूड मिलेगा कब? जब सर फूड होगा किसके पास? एलगी के पास। किसके पास फूड होगा? एलगी के पास। और बैक्टीरिया को क्या चाहिए इसके साथ? बोले सर ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ जब मेरा एलगी, जैसे आपके पास 2 रूम है, ठीक है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। अब आपको क्या करना है? रूम नंबर 1 के अंदर भी ऑक्सीजन है, रूम नंबर 2 के अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन आपको चॉइस दी जाए कि यार रूम नंबर 1 के अंदर तो ऑक्सीजन बहुत सारी है, और रूम नंबर 2 है ना, उसके अंदर रूम नंबर 1 के कंपैरेटिवली 1/10 टाइम ऑक्सीजन है। मतलब रूम नंबर 1 के कंपैरिजन में रूम नंबर 2 में कितनी है गैस? ऑक्सीजन गैस 1/10। अरे आई नहीं बात समझ में? जैसे मैं कहता हूँ रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, बोले सर इसके अंदर अगर 10% गैस है ना, तो इसके अंदर कितनी गैस है? 100% गैस। कौन सी? ऑक्सीजन। तो अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप कौन से रूम में रहना चाहेंगे, बोले सर ऑब्वियस सी बात है रूम नंबर 1 में रहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ज्यादा ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी नहीं होगी? बोले सर होगी। तो क्या ये एलगी करेगा? तो एलगी फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी नहीं होगी? बोले सर पक्की बात है ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तो मुझे बताओ ज्यादातर बैक्टीरिया कहाँ जमा होंगे? बोले सर ज्यादातर बैक्टीरिया एलगी के उस पार्ट में जमा होंगे जहां पर एलगी ज्यादा ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। अरे ये सुनो, तो इन्होंने क्या करा? नोटिस करी एक बात कि यार अधिकतर जो भी बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया क्या हो गए? एक तो ब्लू लाइट वाले एरिया में, कौन से एरिया में? ब्लू लाइट वाले एरिया में, और एक रेड लाइट वाले एरिया में जमा हो गए। तो इससे क्या बात पता चली कि बोले सर जो व्हाइट लाइट होती है ना वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। अगर मैं 7 कलर को डिवाइड कर देता हूँ और उसके बाद पता करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस कौन से कलर वाली लाइट के अंदर ज्यादा होगा, तो मुझे पता चला कि रेड वाली लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और इसके अलावा ब्लू वाली लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा कंपैरेटिवली रिमेनिंग ऑफ लाइट्स। आई नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या बात प्रूव हो गई? इस एक्सपेरिमेंट से सिंपल सी बात प्रूव हुई कि भैया अगर मैं व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर रहा हूं, उनका स्पेक्ट्रम बना रहा हूं, तो रेड लाइट और ब्लू लाइट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट बैक्टीरिया कहाँ हो गए? जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ होगी? जहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट। तो बैक्टीरिया अधिकतर कहाँ एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए? जहां पर रेड लाइट थी और ब्लू लाइट थी। ऐसा क्यों हुआ?
मोर फोटोसिंथेसिस अकर इन रेड एंड ब्लू वेवलेंथ लाइट, क्योंकि इससे क्या बात प्रूव हुई कि जो रेड लाइट है और ब्लू लाइट है उसके अंदर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। मतलब रेड लाइट और ब्लू लाइट वाले एरिया के अंदर जो भी एल्गी है मेरे, जो भी प्लांट है, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे और उससे ज्यादा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा गैस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो बैक्टीरिया कौन सी वाली जगह पे आके एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे? बोले सर जहां पर उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। आई नहीं आई बात समझ में? बोले सर इतनी पिक्चर समझ में आ गई। इस एल्गी का नाम देख लो, क्लेडोफोरा है, और दूसरा एल्गी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं क्लेडोफोरा ही हो। और बैक्टीरिया कैसे लिया हमने? एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, मतलब जिनको रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। क्योंकि एनएरोबिक वाले बैक्टीरिया लेंगे हम तो मुझे बताओ वो तो कहीं भी जमा हो जाएंगे क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। अरे आई नहीं आई बात समझ में? बोले सर इतनी पिक्चर समझ में आ गई। तो इससे क्या समझ में आया? दिस शोड दैट द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट हैव बीन डिफरेंट एफिशिएंसी इन द फोटोसिंथेसिस। तो इससे सिंपल सा एक कंक्लूजन निकला कि जो अलग अलग कलर की लाइट है उनके अंदर अलग अलग लेवल पे क्या है? एफिशिएंसी क्या करने की? फोटोसिंथेसिस करने की। रेड कलर की लाइट अलग लेवल पे फोटोसिंथेसिस करेगी, ब्लू अलग करेगी, ग्रीन अलग करेगी, वायलेट अलग करेगी। लेकिन सर एक बात प्रूव हो गई इस एक्सपेरिमेंट से, एक तो रेड लाइट और एक ब्लू लाइट, इसके अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। किसके कंपैरिजन में? बोले ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो और वायलेट लाइट के कंपैरिजन में। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे कैरलियस वॉन नील। कौन आया? कैरियस वॉन नील। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई साहब जो अपनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन गैस। वो ऑक्सीजन गैस आती कहां से? बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी या वाटर से आएगी? तो इन्होंने क्या बताया? हाइड्रोजन डोनर फॉर रिडक्शन ऑफ CO2। अब इन्होंने क्या बताया देखो सुनना, एक बार सुनो गौर से, देखो क्या बताना चाह रहा हूं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया CO2, उसके साथ लिया वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बोले इतनी पिक्चर आ गई समझ में? क्या प्रोड्यूस हुआ? बोले सर प्रोड्यूस हो गया मेरा C6H12O6 प्लस O2, मतलब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आई नहीं आई बात समझ में? तो यार ये बताना क्या चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि यार जो H2 है ना मेरा, क्या है बेटा? H2, ये प्रोड्यूस करता है मेरा क्या? ऑक्सीजन गैस। क्या बताया इन्होंने? कि जो मेरा वाटर है उससे क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस। और जो यहाँ पर मेरा क्या बच गया? हाइड्रोजन। ये जुड़ जाएगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया ना, फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब क्या था? बोले सर उसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा था और ऑक्सीडेशन भी हो रहा था। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया मैंने? बोले सर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर वाटर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है नहीं हो रहा? तो वाटर का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। इस रिएक्शन के बाद यस वो नो, और क्या बन रहा है मेरा? ऑक्सीजन। क्या बन रहा है बेटा? ऑक्सीजन। इसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? इसको ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। मतलब अगर मेरे वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन अलग हुआ, क्या अलग हो गया बेटा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का दूर जाना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का पास आना क्या होगा मेरा? रिडक्शन। तो मुझे बताओ ये हाइड्रोजन चल के कहा गया? बोले सर ये हाइड्रोजन ना 7 समंदर पार आ गया, यहाँ से चल के आ गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और किससे जुड़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या बना दिया इन दोनों ने मिलकर? C6H12O6। इतनी बात आई नहीं, ये बात समझ में? तो मुझे बताओ क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ा है नहीं जुड़ा? बोले सर जुड़ गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन। तो मुझे बताओ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, और वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। इतनी बात आई नहीं आई समझ? बोले सर आगे चलो वापस देखो, तो आगे देखते हैं, इसके बाद समझेंगे। हाइड्रोजन डोनर फॉर रिडक्शन ऑफ CO2, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है बेटा जो CO2 का रिडक्शन होगा, इसका मतलब CO2 से कौन आगे जुड़ेगा? बोले हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन आके। तो भैया हाइड्रोजन आके कहां से जुड़ेगा? बोले सर वो वाटर से आके जुड़ता है। कहां से आके जुड़ेगा? वाटर से आके। तो इन्होंने बताया एक तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में, एक बताया एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखो क्या करा इन्होंने, मैंने क्या बताया? 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं ना, ये वायरस, ये ऑर्गेनिज्म, जितने भी है सब 2 तरीके के हो सकते हैं। बोले सर एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले हो सकते हैं और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जिनको क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। क्या रिक्वायर्ड है बेटा? ऑक्सीजन। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है सिंपल सा, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। इसका मतलब साफ है बेटा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैसा रेस्पिरेशन करेगा? एरोबिक, तो उसको रेस्पिरेशन करने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की। और कोई मेरा ऑर्गेनिज्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है,
तो क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी रेस्पिरेशन के लिए? बोले सर उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। तो इन्होंने क्या बताया, इसी बेसिस पे एक तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है और एक होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब जब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? बोले सर गैस प्रोड्यूस होगी मेरी ऑक्सीजन। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा? ऑक्सीजन। लेकिन जब एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा तो उस टाइम मेरी सल्फर गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? सल्फर गैस। बोले सर बताओ, मैंने क्या लिया? वाटर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। इन दोनों की रिएक्शन हुई किसकी प्रेजेंस में? बोले सर एक तो सनलाइट और एक क्लोरोफिल। अरे यस और नो, आई नहीं बात समझ? क्लोरोफिल तो कैप्चर करेगा नहीं करेगा सनलाइट? बोले ये आगे बात समझ। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि हमको एक तो क्या बन रहा था? ग्लूकोज। क्या बन रहा था बेटा? ग्लूकोज। और इसके साथ प्रोड्यूस हो रही थी कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। लेकिन मुझे बताओ ये एक्सपेरिमेंट किसके अंदर करा होगा? बोले सर ये एक्सपेरिमेंट ऐसे के अंदर करा होगा जो क्या है ना, फोटोसिंथेसिस करता है किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। यस और नो? और रिलीज करता है कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। लेकिन मुझे बताओ अगर मैं एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता हूं तो क्या ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी क्या? बोले सर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ऐसे ही ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? बोले सर सल्फर गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा? सल्फर गैस। तो देखो इसका एग्जांपल क्या है, एक तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन कौन से बेटा बैक्टीरिया होंगे? एक तो बोले सर ग्रीन बैक्टीरिया होंगे और एक होंगे मेरे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। किसी को कंफ्यूजन है? बोले सर यार इससे तो एक चीज का कंफ्यूजन आ रहा है। बोले यार हमने तो एक बात पढ़ी थी कि यार फोटोसिंथेसिस होता है ना वो ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है। इसका मतलब बोले सर फोटोसिंथेसिस के अंदर तो हमने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ही पढ़ा था, तो क्या एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी क्या मेरा ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है या नहीं? नीट का क्वेश्चन है। क्या मेरा ऑक्सीजन एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, क्या बोल रहा हूं, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या मेरा ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है नहीं है? बोले सर ये भी ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस होने का कैसा पता लगा? बोले सर यहाँ भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? ग्लूकोज। तो मुझे बताओ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्या बोला मैंने? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक? भाई साहब बोले सर आपने एक बात बताई थी कि अगर फूड बनेगा तो क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो बोले सर ये फूड बना रहे हैं वो अपनी बात से रिपल्टोगे, मैं पलट भी नहीं रहा बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कौन? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर है सभी को? तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया करेंगे एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अरे यस और नो? लेकिन मुझे बताओ जब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा? वाटर की प्रेजेंस में। लेकिन एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है तो बोले सर सल्फर गैस निकलेगी। तो सल्फर गैस का कोई सोर्स तो चाहिए नहीं चाहिए, तो वहां पर बेटा H2O पार्टिसिपेट ना करके फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन पार्टिसिपेट करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। बोले सर इतना भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो तो कैरोलस वॉन लीनियर ने क्या बताया? इन्होंने बताया यार कि सारी बात समझ में आ गई भाई साहब हमारे, पर यार तुम मुझे एक चीज और बता दो। मेरा एक्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आ गया, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आ गया। बोले सर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा। अगर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं हुई लेकिन फूड तो बन गया तो उसको बोलेंगे एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन यार अभी तक इसने एक चीज के बारे में नहीं बताया कि भाई साहब जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी ना वो वाटर से आएगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी, यहां से आएगी या फिर यहां से आएगी। तो उन्होंने फिर बताया, क्या बताया इन्होंने? ये कंसर्न थे किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। कि यार जो तुम्हें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखते हो ना, इन्होंने कह दिया यार गलत लग रही है मेरे को। कैसी लग रही है? गलत। बोले सर हम 6th क्लास तक तो 6H2O लेते थे। कितने H2O लेते थे? 6H2O। बोले सर 10th में भी 6H2O लेते थे, लेकिन आपने देखो 12H2O लिख दिया। ये आपने गलती कर दी बेटा। एक गलती नहीं है, ये गलती सुधारी है। किसने सुधारी है? कॉर्नेलियस वॉन लीनियर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई साहब ये मेरा वाटर है। क्या है बेटा? वाटर। इसी से प्रोड्यूस होगी कौन? मेरी ऑक्सीजन गैस। कौन प्रोड्यूस होगी बेटा? ऑक्सीजन गैस। तो मुझे आप एक बात बताओ, ऑक्सीजन गैस के कितने एटम प्रोड्यूस हो रहे हैं? बोले सर यहाँ पर 12 ऑक्सीजन गैस बन रही है। कितनी ऑक्सीजन गैस बन रही है बेटा? 12। और बोले सर यहाँ देखो वाटर के अंदर तो 6 ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन बेटा? 6 ऑक्सीजन ही पार्टिसिपेट कर रही है।
तो बोले सर ये तो गलत हो गई रिएक्शन। कैसे गलत हो गई? मैंने क्या बोला, जितना भी ऑक्सीजन है किससे आएगा? वाटर से आएगा। लेकिन सर वाटर के अंदर तो 6 ही ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोड्यूस कितना ऑक्सीजन हो रहा है? 12 ऑक्सीजन। इसका मतलब कुछ ऑक्सीजन क्या सर इससे आ रहा है क्या? नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। इन्होंने 6H2O की जगह कितने H2 ले लिए? 12H2O। कितने H2O लिए बेटा? 12H2O। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए? बोले सर 12 ऑक्सीजन हो गई। और कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है बेटा? 12 ऑक्सीजन। आई नहीं बात समझ में? तो इस रिएक्शन को इन्होंने क्या करा, फिर से बैलेंस करा, और इस रिएक्शन के अंदर कुछ इन्होंने चेंजेस करके और करेक्ट कर दिया इसको। और इससे क्या बात प्रूव हो गई कि भाई साहब जितनी भी फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, सारी की सारी ऑक्सीजन गैस आएगी मेरी किससे बेटा? वाटर के मॉलिक्यूल से। कहां से आएगी बेटा? मेरा वाटर के मॉलिक्यूल से। तो मुझे बताओ, आज से पहले आपने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एक ग्लूकोज बनाने के लिए, कितने ग्लूकोज बनाने के लिए? एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6H2O पार्टिसिपेट करते हैं। कितने H2O पार्टिसिपेट करेंगे? 6। लेकिन इन्होंने क्या करा भाई साहब, नील भाई साहब ने कह दिया कि नहीं भाई साहब 6 नहीं करेंगे। कितने करेंगे हम? 12। कितने करेंगे बेटा? 12। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन है ना बोले वो वाटर से आती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल तो चेंज होंगे नहीं होंगे प्रोडक्ट के अंदर। भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। बोले सर आगे बात समझ में? इसीलिए इन्होंने 6H2 की जगह ले लिया 12H2। तो बोले सर यहाँ से तो 6H2 की जगह 6O2 बन गया, लेकिन यहाँ 6H2 बच गया, तो उसको हमने साइड में लिख दिया। आई नहीं बात समझ में? ये फिर से पार्टिसिपेट कर लेंगे 6H2 किसके अंदर? दूसरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर, दूसरा ग्लूकोज बनाने के लिए। बोले सर इतनी बात भी समझ में आ गई। और इन्होंने किसका यूज करा? रेडियो आइसोटोप। किसका यूज करा? रेडियो आइसोटोप। मतलब ऑक्सीजन के आइसोटोप होता है ना। बोले सर हाँ, आइसोटोप के बारे में केमिस्ट्री में देख लेना, जैसे होता है ना 16, 18 ऐसे 2 आइसोटोप होते हैं। तो अगर मैं आइसोटोप लेता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये 6O2 है। इनके अंदर कौन सा वाला ऑक्सीजन आया है? इसका ऑक्सीजन आया है या फिर इसका ऑक्सीजन? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने से पहले यार अपन एक चीज देख लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसका डायग्राम कैसा होगा। किसके डायग्राम की बात करेंगे? हम बात करेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम की बात। तो मैंने बताया था ना यार तुमको एक सेल बायोलॉजी वाले लेक्चर में कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बताया मैंने? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या है बेटा? दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। कैसे बेटा? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। इसका मतलब क्या? इसके अंदर इसका क्या क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होगा नहीं होगा? बोले सर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब यही तो है कि इसके पास भी क्या होगा? अपना खुद का डीएनए। और इसके अलावा सर एक चीज और है कि इसके पास खुद का क्या होता है? राइबोसोम। तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर इसका डीएनए होगा नहीं होगा? बोले सर इसके अंदर भी इसका डीएनए होगा। और क्या इसके पास ऐसा राइबोसोम होंगे नहीं होंगे? बोले सर इसके पास राइबोसोम भी होते हैं। अरे ये सुनो, फिर मैंने आपको 2-3 ऑर्गेनल बताए थे। देखो सेल बायोलॉजी में एक चीज याद रख लो, क्या याद रखने की बात है? सबसे आसान तरीका है कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा ना तो सेल का काम ही नहीं चलेगा। एक बार लाइसोसोम ना हो तो 2-4 दिन सेल का काम चल जाए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अगर चला जाए तो सेल का काम ही खत्म है, खत्म, उसकी मौत हो जाएगी सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है सबके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन। तो सर आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो अपना क्लोरोप्लास्ट है इंपॉर्टेंट है नॉट इंपॉर्टेंट है? भाई साहब मुझे बताओ, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तभी तो फूड बनाएगा, तभी तो वो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। तो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है नॉट इंपॉर्टेंट? बोले सर इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होगी या सिंगल मेम्ब्रेन? इसके अंदर होती है बेटा डबल मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन होगी? 2 मेम्ब्रेन। एक तो होगी बेटा आउटर मेम्ब्रेन, एक होगी मेरी इनर मेम्ब्रेन। बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान रखना, सेल की बात करी थी हमने, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ फ्लूइड भरा था नहीं भरा था? उसको क्या बोला था हमने? साइटोप्लाज्म। क्या बोला था बेटा? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी कुछ लिक्विड जेली लाइक फ्लूइड भरा रहेगा। किसके अंदर? जो दोनों मेम्ब्रेन है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। उस फ्लूइड को बोलेंगे हम क्या बेटा? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। तो बोले सर ये जो फ्लूइड भरा है ना इसके अंदर, ये मेरा क्या हो गया? पूरा स्ट्रोमा। क्या हो गया? स्ट्रोमा। बोले सर इतनी बात समझ में आ गई, इसके अंदर बहुत सारा क्या है? स्ट्रोमा। इसके अंदर कोई भी तकलीफ नहीं है हमको। अब ध्यान रखना, जो क्लोरोप्लास्ट है ना इसके अंदर बहुत सारे थैले लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ऐसा रख लो, किसकी तरह मिलेंगे? थैले की तरह। किसकी तरह? थैले की तरह। तो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको? बोले सर दिख रहे हैं। और मुझे आप एक चीज बताओ, इन स्ट्रक्चर के ऊपर आपको येलो कलर के डॉट दिख रहे हैं ऐसे? बोले सर दिख रहे हैं ऐसे, बहुत बड़े बड़े येलो कलर के डॉट है। अरे आई नहीं बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो बेटा ये जो थैले लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? थाइलाकोइड। क्या बोलेंगे बेटा? थाइलाकोइड।
तो क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड मिलेगा? बोले सर थाइलाकोइड मिलता है, लेकिन सर इसके अंदर तो देखो बहुत सारे थैले हैं ऐसे, मतलब बहुत सारे थाइलाकोइड है। तो ये बेटा बहुत सारे थाइलाकोइड जब मिलेंगे ना तो ये बना देंगे मेरा ग्रेनम। क्या बनाएंगे? ग्रेनम। ये इसको मैं बोल सकता हूँ ग्रेनम, दोनों बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तकलीफ है? बोले सर अब तक हमने एक बात समझ में आ गई कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो दो मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर स्ट्रोमा भरा रहेगा और इसके अंदर बहुत सारे थैले लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको बोलेंगे थाइलाकोइड। और जब बहुत सारे थाइलाकोइड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा मेरा? ग्रेनम। क्या बनेगा बेटा? ग्रेनम या ग्रेना। लेकिन आप मुझे बताओ ये थैले, ये ग्रेना क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए? बोले सर ये एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं, तो इनको बोलेंगे क्या बेटा? हम इनको बोलेंगे हम स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोलेंगे बेटा? हम स्ट्रोमा लेमिला। आई नहीं आई बात समझ में? तकलीफ है किसी को? तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बार स्ट्रक्चर देखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है सर? डबल तो मेम्ब्रेन है, दो, एक तो आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर स्ट्रोमा भरा है जेली लाइक फ्लूइड। इसके अलावा इसके अंदर थैले लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलेंगे थाइलाकोइड, और बहुत सारे थैले मिलकर बना देंगे क्या मेरा? ग्रेनम या ग्रेना। और ये जितने भी ग्रेना है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है बेटा? एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लेमिला। मतलब एक दूसरे के थैले है ना जितने भी मेरे क्या है? ग्रेना। क्या है बेटा? ग्रेना, ग्रेना 1, ग्रेना 2, इनको जोड़ने का काम करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? दिख रहा है आपको? ग्रेना 1 मैं लिख देता हूं, ग्रेना 1, ग्रेना 2 और ग्रेना 3। ऐसे हजारों ग्रेना होंगे इसके अंदर। आई नहीं आई बात समझ में? तो इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? बोले सर ये स्ट्रोमा के अंदर है तो इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया स्ट्रोमा, और लेमिली जोड़ेगी तो क्या बन गया मेरा? स्ट्रोमा लेमिली। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया बेटा? स्ट्रोमा लेमिली। किसी को तकलीफ है? इतनी बात आई नहीं बात समझ? बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान रखना जो मेरा ग्रेनम है क्या है बेटा? ग्रेनम और स्ट्रोमा लेमिला। ये हो गया मेरा ग्रेनम और ये हो गया मेरे क्या? स्ट्रोमा लेमिला। दिख रहा है सभी को? इन सबको बोलते हैं बेटा हम मेम्ब्रेन सिस्टम। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सबको एक साथ मिला के मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आपसे कोई कहता है कि यार मुझे बताओ मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो सिंपल सी दो बात बोल देना कि भाई सब दो चीज होगी। एक तो होगा मेरा थैला, क्या? थैला मतलब ग्रेनम, और इसके साथ होगा स्ट्रोमा लेमिला। थैले को जोड़ के जो रस्सी रख रही है ना एक दूसरे को, उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है? और यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन होती है, देखो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है? और एक क्या मिलेगा बेटा मेरा? स्ट्रोमा। कहाँ मिलेगा स्ट्रोमा? बोले सर ये जो दोनों मेम्ब्रेन है ना क्लोरोप्लास्ट की, इसके अंदर स्ट्रोमा भरा रहेगा। स्ट्रोमा के अंदर कौन पड़ा रहेगा? स्ट्रोमा के अंदर पड़ा रहेगा बेटा ग्रेना। कौन पड़ा रहेगा? ग्रेना। इतनी पिक्चर आई नहीं समझ? बोले सर हमको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब देखो, अब जो मेरा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन बेटा? फोटो, एक सेकंड गौर से देखना, देखो इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है ना। जो मेरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, एक तो क्या यार पूरे दिन भर क्लास रहती है ना तो क्या थक जाते हैं यार। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होगी ना वो दो पार्ट में होगी। कितने पार्ट में होगी बेटा? दो पार्ट में। पहले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? लाइट रिएक्शन। दूसरे पार्ट को बोलेंगे हम डार्क रिएक्शन। पहले पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा हम? लाइट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डार्क रिएक्शन। बोले सर इससे तो एक चीज दिख रही है, ये तो अंधेरे में होगी, ये उजाले में होगी। आई नहीं आई बात समझ में? बोले सर इतनी पिक्चर समझ में आ गई, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है ना, एक चीज और ध्यान रखना है, उजाले में भी हो सकती है और अंधेरे में भी। लेकिन जो लाइट रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होगी? ये होगी बेटा सन लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये हो सकती है सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी हो सकती है। इससे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर बोले सर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो ये बताई थी ना हमने, CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, C6, H12, O6 प्लस O2। तो बोले सर ये तो इतनी सी रिएक्शन थी, आपने तो कह दिया इसके अंदर दो रिएक्शन है, एक तो लाइट रिएक्शन है और एक कौन सी रिएक्शन है बेटा? डार्क रिएक्शन। अरे आई यही बात समझ में? तो बोले सर आप कह रहे हो कि एक तो लाइट रिएक्शन होगी और एक डार्क रिएक्शन होगी और दोनों मिलके क्या बनाएगी मेरी? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या बनाएगी बेटा? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसका मतलब सर ये दो पार्ट में होती है। कितने पार्ट में होती है बेटा? दो पार्ट में। आई नहीं यही बात समझ? लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन बेटा? डार्क रिएक्शन। अब देखना क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना रहा हूं, आया समझ? बोले सर ये तो दो मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पर ये हो गया बेटा थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड को मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्रेना। क्या बोल सकता हूँ मैं? ग्रेना। और ये हो गई सर मेम्ब्रेन। इतनी पिक्चर आ गई मुझे समझ में? और ऐसे सर बहुत सारे ग्रेना है इसके अंदर, और ये जुड़े रहेंगे किसके थ्रू बेटा? स्ट्रोमा लेमिला। किसके थ्रू जुड़े रहेंगे बेटा? स्ट्रोमा लेमिला।
अरे आई नहीं, यही बात समझ। और सर इसके अंदर एक फ्लूइड और होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं सर स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रोमा। तो जो हमारा स्ट्रोमा होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, किसका स्ट्रोमा बेटा, क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन। आई नहीं, यही बात समझ में। और जो हमारा थाइलाकोइड है, क्या बेटा है, थाइलाकोइड, इनके ऊपर देखना ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे बोले सर क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे के ऐसी थाइलाकोइड के ऊपर भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन, लेकिन वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और उस मेम्ब्रेन के अंदर कौन मिलेगा, उस मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा बेटा क्लोरोफिल। कौन मिलेगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मिलेगा ना, क्लोरोफिल के अंदर तो कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर होती है बेटा डार्क रिएक्शन। इतनी बात आई नहीं समझ। बोले सर ये बात समझ में आ गई, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहले लाइट रिएक्शन होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके बाद होगी डार्क रिएक्शन। इतना क्लियर है सभी को। बोले सर इतना क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। एक बार और बात समझो। तो मैंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करा, एक तो लाइट और एक करा डार्क के अंदर। अब समझ रहे हैं एक बार, एक तो किसके अंदर डिवाइड करा मैंने, लाइट, और एक डिवाइड करा मैंने डार्क के अंदर। तो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है ना, डार्क रिएक्शन के अंदर बनता है बेटा क्या, ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस होगा डार्क रिएक्शन के अंदर, ग्लूकोज। और लाइट रिएक्शन के अंदर दो काम होंगे। पहला तो मेरा प्रोड्यूस होगा कौन सा, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा बेटा जो सोलर एनर्जी है लाइट की। क्या बोला मैंने, जो लाइट की सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। जो डार्क रिएक्शन होती है उसके अंदर तो ग्लूकोज बनता है, लाइट रिएक्शन होगी उसके अंदर बनेगा ऑक्सीजन, और इसके अलावा सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अरे ये सुनो, मुझे बताओ लेकिन डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज कैसे बनता है। बोले सर आपने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड होती है नहीं होती, उससे हाइड्रोजन आके क्या होगा, जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, ग्लूकोज। क्या बनाएगा बेटा, ग्लूकोज। अरे ये सुनो, तो मुझे बताओ जब लाइट रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट, तो ऑक्सीजन का गैस प्रोड्यूस होगी तो क्या ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगी, नहीं कर देगी। बोले सर हाइड्रोजन को रिलीज कर देगी। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ये हाइड्रोजन चले जाएंगे बेटा मेरा कहाँ, स्ट्रोमा में। कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। इतनी बात आई नहीं, ये बात समझ। और ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और बन जाता है मेरा ग्लूकोज। आई नहीं, ये बात समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है, फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन हो गई, दो। एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन में सिंपल सा एक काम होगा। क्या काम होगा, एक तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, और जो मेरा सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। आई नहीं, यही बात समझ में। और ये जो केमिकल एनर्जी है ना, बोले सर ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी, ये जो हाइड्रोजन बच गया ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद, इसको स्ट्रोमा में जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ देगी और ग्लूकोज बना देगी। तो ये सारा काम हुआ स्ट्रोमा के अंदर। ये सारा काम लाइट रिएक्शन का काम हुआ है। बोले सर ये हो गया हमारा थैले के अंदर, थाइलाकोइड के अंदर, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। इतनी पिक्चर आई नहीं, आई समझ भाई साहब। अगर इतनी पिक्चर समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर खत्म है, मान लो आप। ठीक है, अब देखो लाइट रिएक्शन क्या होगी, ये होगी बेटा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसकी साइट क्या होगी, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आ गया। बोले सर मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर दो चीज है, एक तो स्ट्रोमा लैमेला होगा और एक क्या होगा, ग्रेना। तो इन्हीं के अंदर का क्या होगी बेटा, मेरी लाइट रिएक्शन। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, लाइट का तो एब्जॉर्प्शन होगा, और फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब क्या है, फोटोलाइसिस का सिंपल सा मतलब, लाइसिस वर्ड अगर कभी भी आ जाए तो क्या समझेंगे, इसका मतलब टूटना। क्या है इसका मतलब, ब्रेक होना। तो क्या ब्रेक हो रहा है बेटा, इसके ड्यूरिंग ब्रेक हो रहा है मेरा H2, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस प्लस हाइड्रोजन। इतनी बात आई है समझ। बोले सर ये बात समझ में आ गई। और रिलीज हो रही है मेरा क्या, लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन गैस, और क्या फॉर्म हो रहा है, ATP और NADPH। मैंने बोला ना कौन सी एनर्जी बन रही है बेटा, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बन रही है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी से, सोलर एनर्जी से। किस फॉर्म में स्टोर होगी वो, ATP और NADPH के में। अब आ जाओ डार्क रिएक्शन। ये सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी हो सकती है। बोले सर सनलाइट तो इन्होंने कैप्चर कर ली पहले, किन्होंने कैप्चर कर ली, जो हमारा मेम्ब्रेन सिस्टम है ना इन्होंने, और इन्होंने ऑक्सीजन गैस बना दी, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया स्ट्रोमा के अंदर, और एनर्जी बनानी। एनर्जी क्या करेगी, बोले सर जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है स्ट्रोमा के अंदर, उसको और हाइड्रोजन दोनों को जोड़ देगी। इतनी बात आई नहीं समझ। तो बोले सर डार्क रिएक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा लाइट का, क्योंकि लाइट से होने का काम कौन सा था, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस तो हमने पहले ही करके रख लिया। तो डार्क रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस हो ना हो उससे किसी भी तरीके का कोई फर्क हमको नहीं
बढ़ेगा। आई नहीं बात समझ में? इसकी साइट कहाँ होगी? बोले सर साइट अभी बताया आपने, स्ट्रोमा के अंदर होगी। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा नहीं होगा? बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, और क्या बनेगा बेटा मेरा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। इसका रिडक्शन क्यों बोला मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का? क्योंकि इससे आके कौन जुड़ जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। कौन आगे जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और क्या बना लेंगे दोनों मिलके बना लेंगे बेटा ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज C6H12O6। इतने पिक्चर आई नहीं है बस। बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे बताओ क्या डार्क रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी? बोले सर लाइट के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि फोटोलिसिस के लिए चाहिए ये सारी चीजें, आई नहीं आई बात समझ में? तो इसके अंदर तो फोटोलिसिस ही नहीं हो रहा, तो बोले सर इसको तो लाइट से कोई मतलब नहीं है, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। कौन सी मेरी? डार्क रिएक्शन। तो समझना हुआ क्या? लाइट एनर्जी आई, क्या बन गया मेरा? एटीपी। पूरा देखते हैं एक साथ कैसी होगी रिएक्शन। क्या हुआ? लाइट एनर्जी आई, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, और क्या बना दिया? एटीपी। क्या बना दिया बेटा? एटीपी। ये एटीपी ने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किसको जोड़ दिया? हाइड्रोजन को जोड़ दिया। बोले सर किसको जोड़ा? हाइड्रोजन को, जो कहां से आया मेरा? वाटर से। कहां से आ गया भाई साहब? वाटर से। और सर इन दोनों ने मिलके, ये जो मेरी लाइट एनर्जी थी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो केमिकल एनर्जी ने क्या करा? केमिकल एनर्जी ने सर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया और बना दिया मेरा ग्लूकोज। क्या बना दिया? ग्लूकोज। तो इतनी बात आई नहीं आई बस समझ में? तो भाई साहब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन। तो फिर से सुनना, समझ लो आराम से। देखो एक एक चीज को तरीके से समझाते चल रहे हैं। किसी को स्पीड लग रहा तेज है, तो भाई साहब तेज पढ़ना पड़ेगा। जीवन में बहुत सारे बच्चे हैं बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो तुमको भी तेज होना पड़ेगा, अदरवाइज तुम घर बैठ जाओ। दो ही ऑप्शन आई नहीं है, समझो। दूसरी बात, बोले सर आपके लगातार पढ़ाते जाते, तो भाई सर लगातार पढ़ते ही जाना। जितने भी सीरीज आ रही है ना मेरी, जितने भी एक के बाद एक वीडियो आ रहा है डेली के डेली, वो देखते जाने। क्लियर है? तकलीफ को किसी को तकलीफ है? बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन हुई, एक तो लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के टाइम क्या हो रहा है? बोले सर लाइट रिएक्शन के अंदर सिंपल सा एक काम हो रहा है, देखना एक बार। CO2 H2O C6H12O6 प्लस O2। बोले सर सिंपल सा क्या काम हुआ? एक तो सर मेरी ऑक्सीजन गैस बन गई। किससे बनी है ऑक्सीजन गैस? ये बनी है भाई साहब लाइट रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से बनी है? लाइट रिएक्शन। और जो मेरा ग्लूकोज बना, ये किसका प्रोडक्ट है? बोले सर ये प्रोडक्ट होगा आपका डार्क रिएक्शन का। ठीक है, तो अगर कभी नीट में आ जाता विच इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन आ गया वाटर, थर्ड ऑप्शन आ गया ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन आ गया ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। क्योंकि यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ इसके साथ जुड़ गए, और क्या बना दिया दोनों ने मिलके? ग्लूकोज। क्या बना दिया? ग्लूकोज। चलो आगे चलते हैं। आया नहीं आया समझ में? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बोले सर ये तो आपने बहुत सारा बता दिया, मुझे बताओ क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आया नहीं आया समझ में? बोले सर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम समझ में आ गया, लेकिन एक बार बना दो यार आप, है ना, वो बिल्कुल मजा आ जाएगा हमको। तो देख रहे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होगी बेटा? डबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी बेटा इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर कुछ थैले लाइक स्ट्रक्चर होंगे नहीं होंगे? बोले सर थैले लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा हम थाइलाकोइड। क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड। और जब बहुत सारे सर थाइलाकोइड मिल जाएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं सर, जब बहुत सारे थाइलाकोइड मिल जाएंगे तो मिलके वो बनाएंगे क्या बेटा? ग्रेनम। क्या बनाएंगे? ग्रेनम। बोले सर इतनी बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं है। और सर आपने एक बताया था कि ये जो क्लोरोफिल है ना मेरा, क्लोरोप्लास्ट है। क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कैसे ऑर्गेनल है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो बोले सर इसके अंदर क्या भी मिलेंगे? राइबोसोम भी मिलते हैं। तकलीफ है किसी को? बोले सर ये भी समझ में आ गया। और सर ये जो ग्रेनम है ना, ऐसे एक ही ग्रेनम नहीं होता, बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। किसके अंदर? एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो बोले सर एक ग्रेनम 2 हो गया हमारा। अरे आई नहीं बात समझ में? तो बोले इसको भी क्या बोल देंगे हम? ग्रेनम। और ये ग्रेनम किससे मिलके बना है? ये ग्रेनम भी मेरा मिलके बना है बेटा थाइलाकोइड से। किससे मिलके बना है? थाइलाकोइड। क्लियर है सभी को? और सर आपने एक लेमेलियोर बताई थी, ऐसे कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? ग्रेनम को कनेक्ट करके रखता है। उसको क्या बोल रहे थे बेटा हम? स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोल रहे थे बेटा? स्ट्रोमा लेमिला। और बोले सर इसके अंदर जो दोनों मेम्ब्रेन है ना इस क्लोरोप्लास्ट की, जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है। कौन सा फ्लूइड भरा रहेगा बेटा? जेली लाइक। और बोले सर इस जेली लाइक फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे?
स्ट्रोमा, अरे यस और नो? तो बोले सर ये हो गया आपका स्ट्रोमा। और सर ये जो स्ट्रोमा होता है ना, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? इसके अंदर होगी हमारी डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? डार्क रिएक्शन। और जो मेरा ग्रेना है, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? बोले सर इसके अंदर होगी मेरी लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट रिएक्शन। अब एक बात और समझना, इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, देखो एक मिनट। समझने वाली बात ये है भाई साहब एक, कि जो मेरा स्ट्रोमा लैमेला है ना, इसके ऊपर भी क्या मिलते हैं बेटा? क्लोरोफिल। क्या मिलेंगे स्ट्रोमा लैमेला पे भी? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और जो मेरा थाइलाकोइड थैले लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी क्या मिलेंगे बेटा मेरे? क्लोरोफिल। क्या मिलेंगे? क्लोरोफिल। तो आपको बात समझ में आ गई कि क्लोरोफिल कौन कौन सी जगह मिलेंगे? बोले सर एक तो स्ट्रोमा लैमेला में मिलेंगे, इसके अलावा जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या मिलेंगे? क्लोरोफिल। तो पूरा स्ट्रक्चर आया नहीं आया समझ? बोले सर आ गया। लेकिन सर मुझे बताओ, ये जो फूड वूड बनाता है तो फैट कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता होगा ना, तो ये क्या हो गया बेटा? कुछ ग्रेन्यूल्स। क्या हो गए? ग्रेन्यूल्स। आई नहीं आई बात समझ में? किसका स्टोर कर सकते हैं? बोले सर कुछ लिपिड के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के ग्रेन्यूल हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये किसका स्ट्रक्चर बनाया अभी हमने? ये बनाया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बोले सर आप वो बात बोलते थे ना, वो सर हमारे पहले पढ़ाते थे 6th में कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरे रहते हैं, वो बात अब जाके समझ में आई कि जो थैले है ना इनकी मेम्ब्रेन पे चिपका कौन रहेगा? क्लोरोफिल। अरे क्लियर है सभी को? यार ध्यान रखना, मैं पढ़ाते पढ़ाते उधर चला जाता हूँ, कभी कभी तो स्क्रीन पर नहीं दिखता, पर ऐसे मैं सोचना सर चले गए, सर यहीं खड़े हैं तुम्हारे साथ। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे, ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो किसके अंदर दे रखा है? ये डायग्राम है हमारा एनसीईआरटी का। और ध्यान रखना, मैं तुमको कितने स्ट्रक्चर सिखा दूं, कोई भी टीचर कितने भी डायग्राम बना दे, बता दे 2D 3D 5D 6D, लेकिन नीट के अंदर आएगा एनसीईआरटी का डायग्राम। किसका डायग्राम आएगा भाई साहब? एनसीईआरटी का। तो ध्यान रखना, ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी? आउटर। ये वाली होगी मेरी इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर भरा रहेगा कौन? स्ट्रोमा। और बहुत सारे होंगे ग्रेना। अरे ये सुनो, और ग्रेना किससे मिलके बना होगा? बोले सर ये मिलके बना रहता है ग्रेना मेरा थाइलाकोइड से। अरे ये सर दो, तो जब सर बहुत सारे थाइलाकोइड मिल जाएंगे ना, तो एक ऐसे एक के ऊपर इकट्ठे होते चल जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेना। और सर इसके अंदर राइबोसोम भी मिलते हैं, कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल मिलेंगे और कुछ किसके मिलेंगे? लिपिड के ड्रॉपलेट। तो ये बेटा मेरा डायग्राम हो गया एनसीईआरटी का। इस डायग्राम को अपने दिमाग के अंदर छापो। आई ये बात समझ? क्योंकि नीट के अंदर क्या करेगा? नीट के अंदर वो ऐसे करेगा, आपको देखना एक बार, एक क्वेश्चन है ना, वो यहां से इस स्ट्रक्चर को इसको गायब कर देगा, इस नाम को, और आपको दे देगा एग्जाम के अंदर। वो पूछेगा कि भाई साहब यहाँ क्या होगा? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वाली लाइन है ना, क्योंकि नीट का पेपर ऐसे ही आता, ब्लैक एंड व्हाइट आता नहीं आता, तो उसके अंदर कलर वलर ही नहीं दिखते। तो आपको एक चीज कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये वाली लाइन है, ये यहाँ तक आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, तो पोजीशन याद रख लो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आई यही बात समझ लो। तो अगर ये यहाँ तक आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा है मेरा? ये होगा बेटा मेरा स्ट्रोमा। क्या होगा? ये स्ट्रोमा, जो क्या है? फ्लूइड है। किसके अंदर भरा रहेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और एक चीज और याद रखना, कैसा है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल मतलब ऐसे ऑर्गेनल जो किसके अंदर मिलेंगे बेटा? सेल के अंदर। क्लियर है? बोले सर ये बात समझ में आ गई, आगे चलो आप क्रांति लाएंगे। हम तो ऐसे पढ़ गए, अगर हम ऐसे पढ़ते रहे तो कोई नहीं रोक सकता हमको संसार में। अब देखना, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड मेसोफिल सेल। अब देखो क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा भाई साहब? अब जैसे पहले मुझे आप एक चीज बताओ, सुनो, ठीक है? एक दीवार है, एक रूम है, क्या है बेटा? रूम। कैसा रूम है? ट्रांसपेरेंट। कैसा रूम है बेटा? ट्रांसपेरेंट। इतनी बात आई नहीं? बोले सर आगे समझ। अब मान लो उस रूम के अंदर 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 50। आई यही बात समझ में? तो मुझे बताओ आप, ये हो गया मेरा रूम, इसके अंदर 50 बच्चे हैं ऐसे। बोले सर आधे टेढ़े से बच्चे सर हमारी तरह। बोले सर हम आधे टेढ़े थोड़ी, कोई बात नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ। बोले सर सबको सनलाइट चाहिए। मान लो अगर एक ऐसी लड़ाई हो गई और उस लड़ाई के अंदर क्या है कि जो जिसको सनलाइट मिलेगी वो तो जीत जाएगा,
और वो जिंदा रहेगा, और जिसको सनलाइट नहीं मिलेगी ना उसकी मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? उसकी मौत। तो मुझे बताओ 50 के 50 बच्चे क्या करेंगे? क्या एक के पीछे एक खड़े हो जाएंगे? बोले सर ऐसे एक के पीछे एक खड़े हो गए तो सनलाइट ही नहीं मिलेगी। जैसे प्रैक्टिकली सोच के देखो रूम में, जैसे मैं खड़ा हो गया, मेरे पीछे एक बच्चा, मेरे पीछे एक बच्चा, मेरे पीछे नहीं सर, बोले ऐसे नहीं होगा सर, ये दीवार है ना, इसके चिपक जाएंगे ऐसे एक बच्चा, दूसरा बच्चा यहाँ चिपक जाएगा, तीसरा बच्चा यहाँ, चौथा बच्चा इधर, पांचवा बच्चा उसके आगे, सिक्स्थ बच्चा उसके आगे, एक बच्चा सर छत के चिपक जाएगा, एक बच्चा नीचे चिपक जाएगा। ऐसा होगा क्या? बोले सर ट्रांसपेरेंट रूम में सभी के ऊपर डायरेक्ट लाइट आएगी। क्या होगा बेटा? सभी के ऊपर डायरेक्ट लाइट आएगी। तो हो गया काम। अब क्या जानना चाह रहे हैं हम? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के बारे में आया नहीं है समझ में? ऐसी सेल होती है प्लांट के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। आई नहीं बात समझ में? स्पेशलाइज्ड सेल है, इसका केवल एक काम है कि बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट को क्या कर ले हम? इकट्ठा। आई नहीं बात समझ, जिससे क्या कर पाए? ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस। अब ये देखो क्या है? एक मीजोफिल सेल है। कौन सी सेल है बेटा? ये मीजोफिल सेल लिख रखा है। बोले सर लिख रखा है, कोई तकलीफ नहीं, आ गया समझ। देखो ठीक है। अब बात करते हैं तो डे टाइम की और एक नाइट टाइम की। किस किस की बात कर रहे हैं? डे टाइम और नाइट टाइम की। अब भाई साहब मुझे आप एक बात बताओ कि बोले सर वो जो बच्चे ऐसे दीवार के चिपक गए ना, किसके लिए चिपके थे? बोले सर लाइट के लिए चिपके थे, लेकिन लाइट रात को तो चली जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे? वो जितनी भी एनर्जी थी ना वो बना के रख लेंगे ताकि रात के टाइम क्या करे बेटा? जिंदा रह सके। तो अभी भी क्या वो ऊपर वाला बच्चा दीवार के चिपका रहेगा? नहीं सर चिपका नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा। तो एक के बाद एक बैठ जाएंगे ऐसे लाइन से। क्लियर है सभी को? बोले सर आ गया सब फंडा समझ में। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर कैसे समझा रहे हैं, एकदम पर ऐसे बेटा समझेंगे ना दिमाग में फिट हो जाएगी चीज। और एक बार फिट हो गई ना, इमेजिन कर लिया अगर हमने किसी चीज को, तो हम जीवन में नहीं भूलेंगे उसको कभी। ठीक है। अब हम मीजोफिल सेल के अंदर अरेंजमेंट देख रहे हैं किसका? क्लोरोप्लास्ट का। किसका अरेंजमेंट देख रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा इसके अंदर क्या होगा? जैसे देखना एक बार, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ एंड सेवन। जैसे ही इस मीजोफिल सेल के ऊपर सनलाइट आएगी तो ऐसे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? अरे यस। क्लियर है? तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलेंगे क्या? पैरेलल अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल अरेंजमेंट अलोंग द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल। मतलब मीजोफिल जो सेल है उसके अलोंग चारों तरफ कौन अरेंज हो जाएंगे? पैरेलली। बोले सर क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाएंगे। लेकिन सर दूसरे डायग्राम में देखो, जब नाइट के टाइम की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर क्या हो रहा है? परपेंडिकुलरली। कैसे बेटा? परपेंडिकुलरली। देखो ऐसे 1 2 3। बोले सर ये परपेंडिकुलर जमा हो गए। कौन जमा हो गए? क्लोरोप्लास्ट। कौन जमा हो गए? क्लोरोप्लास्ट। बोले सर फिर हम चिपकेंगे नहीं, फिर तो हम कैसे भी खड़े हो जाएंगे, जैसे हमारी मर्जी होगी। आई नहीं यही बात समझ? जिससे जगह भी मिल जाए हमको। क्लियर है सभी को? तो ध्यान रखना, कभी भी नीट के अंदर ऐसा डायग्राम आ सकता है उठ के। तो बोले सर अगर नीट के अंदर आ गया तो अब देखो होता क्या है ना, नीट की बीमारी क्या है? नीट आपको डायग्राम दे देगा एनसीईआरटी को उठा के। अब तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी कि यार ये मेरे परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कैसे है। तुम कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ जाएगा लेकिन नंबर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, नीचे वाली लेयर दिख रही है, अगर इस डायग्राम के अंदर क्लोरोप्लास्ट सोते हुए दिख गए। कैसे दिख गए? सोते हुए। इसके अंदर दिख गए आपको खड़े हुए। तो अगर सोते हुए क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं तो वो डायग्राम कौन सी सेल का बेटा? वो है बेटा मेरा मीजोफिल सेल का डे टाइम का। किस टाइम का बेटा? डे टाइम का। सेकंड डायग्राम के अंदर देखो क्या पैरेलली ऐसे एक के बाद एक देखना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सीधा खड़े हुए, नहीं खड़े हुए क्लोरोप्लास्ट। बोले सर परपेंडिकुलरली खड़े हुए, तो ये डायग्राम होगा बेटा मीजोफिल सेल के नाइट टाइम का। क्लियर है सभी को? कंफ्यूजन है? तो डे टाइम में क्या होगा? जितने भी क्लोरोप्लास्ट है वो पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। किसके पैरेलल? इस वॉल के पैरेलल हो जाएंगे। और नाइट टाइम की बात करेंगे तो जितने भी क्लोरोप्लास्ट है वो वॉल के परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो देखो डे टाइम में क्लोरोप्लास्ट अरेंज पैरेलल टू द वॉल टू गेट मैक्सिमम लाइट। अरे यार जैसे हम चिपक रहे थे ना छत के दीवारों के, वो क्यों चिपक रहे थे हम पैरेलली? अरे क्यों चिपक रहे थे? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले। अदरवाइज तो मुझे ऐसे थोड़ी ऐसे खड़ा होना जरूरी है पैरेलल, मैं ऐसे तो खड़ा हो सकता हूँ परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ इस वाले एरिया को तो लाइट मिलेगी, लेकिन आराम से तो खड़ा हूं, नहीं खड़ा, दीवार के चिपकने की क्या जरूरत है? अरे यस और नो, चारों तरफ देख सकता हूँ, फायदा है नहीं है। बोले सर नाइट के टाइम तो लाइट नहीं आ रही, तो आप कैसे खड़े हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। दिस मूवमेंट हेल्प क्लोरोप्लास्ट कैप्चर द सनलाइट। तो मुझे बताओ जो क्लोरोप्लास्ट का पैरेलल अरेंजमेंट है परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में ज्यादा सनलाइट कैप्चर करवाने में हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा? बोले सब बात समझ में आ गई। और ध्यान रखना मेरी क्लास के अंदर ऐसा लगता है ना कि सर 2-3 मिनट से जाने क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही, तो जितने भी लॉजिक है सब आगे बताई जाएंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वो सारी चीजें
जब मैं आगे लॉजिक बताऊं तो आप उन सभी को कैप्चर कर लो और आपके ब्रेन में मेमोरी बन जाए। ऐसा नहीं है कि आप याद कर लो। बायो को हम समझेंगे, हम नीट में बना रखा है बच्चा कि नीट वाले बच्चे कमजोर होते हैं, याद करके चले जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। वो नहीं है बेटा, पूछ लेना किस जेई वाले से, तो समझा देना, समझ में नहीं आएगा। मैक्सिमम लाइट ड्यूरिंग डे एंड रिड्यूस लाइट एब्जॉर्प्शन एट नाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइट कब कैप्चर होगी? डे के टाइम, और नाइट के टाइम तो बोले सर लाइट नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पिगमेंट के टाइप की। किसकी बात कर रहे हैं? पिगमेंट के टाइप। अब जो मेरा लीफ होता है ना, उसके अंदर मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल के अंदर कौन भरा रहेगा? मैंने सब मेसोफिल सेल के अंदर थोड़ा टाइम देख रहा हूँ है ना इधर उधर, ताकि स्कूल का टाइम ना हो जाए मेरा ना, कोचिंग जाना है मुझे। ठीक है, देखो अब बात कर रहे हैं हम लीफ की। किसकी बात कर रहे हैं? लीफ की। लीफ के अंदर होगी मेसोफिल सेल। कौन सी सेल होगी बेटा? मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल के अंदर क्या होगा? बोले सर ये मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं हमारे क्या? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बना रहेगा क्लोरोफिल। अरे यस और नो। और क्लोरोफिल के बारे में सर हमने सुना है कैसा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है बेटा? ये ग्रीन पिगमेंट। तो अब मेरी बात सुनना, जो लीफ होती है ना, केवल उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं मिलते, और भी पिगमेंट मिलेंगे। जैसे क्लोरोफिल के कुछ टाइप हो गए, क्लोरोफिल ए और बी। इसके अलावा जेंथोफिल भी मिलता है और कैरोटीनॉइड भी मिलता है। क्या बोला मैंने? लीफ के अंदर क्लोरोफिल भी मिल सकता है, जेंथेनॉइड भी मिल सकता है और कैरोटीनॉइड। ये सभी क्या है बेटा? पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट। इन सभी पिगमेंट के क्या होंगे? कलर अलग अलग। जैसे क्लोरोफिल नीट में आया हुआ है, डायरेक्ट इसको अरेंज करना, मैच, ऐसे मैच करने के लिए आया था इस तरीके से। अरे यस और नो? तो ध्यान से देखना इसका। क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होगा? ब्राइट ग्रीन ब्लूइश। आई नहीं बात समझ में? कैसा होगा सर? एक तो ग्रीन होगा और ब्लूइश भी हो सकता है। दोनों अगर आएंगे ना तो हम टिक लगा देंगे, ऐसा कैसे आएगा सेम। ठीक है, क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होगा? इसका सर कुछ ये ग्रीन ग्रीन ही रहता है मेनली तो, लेकिन कुछ येलोइश होता है। लेकिन सर जो जेंथोफिल होती है ना, इसकी लीफ कंप्लीटली कैसी हो जाएगी? ग्रीन, येलो। कैसी हो जाएगी बेटा? येलो। लेकिन जो कैरोटीनॉइड, अब कैरोटीनॉइड का मतलब क्या है? ऐसे याद रख लो, कैरेट। क्या याद रखोगे? कैरेट। तो मुझे बताओ कैरेट का कलर कैसा होगा? बोले सर ऑरेंज ऑरेंज कलर कैसा होता है? नहीं होता। अरे आई नहीं बात समझ। तो कैरोटीनॉइड जो मेरा पिगमेंट है, इसका कलर कैसा होगा? कुछ येलोइश और कुछ येलोइश ऑरेंज। क्लियर है सभी को? तो जेंथोफिल का कलर तो ध्यान रखना कंप्लीटली कैसा होगा? येलो। कैसा होगा? येलो। क्लोरोफिल बी का क्या होगा ना? क्लोरोफिल ए से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर होगा। क्लियर है? इसलिए इसको येलोइश ग्रीन भी बोल देते हैं। कैरोटीनॉइड का सर समझ में आ गया, कैरेट की तरह होगा, ऑरेंज की तरह। क्लोरोफिल ए, बोले सर क्लोरोफिल ए का तो सिंपल सी बात है, ब्राइट ग्रीन, ब्राइट ब्लूइश से होता है थोड़ा सा। आई नहीं बात समझ? ब्लूइश ग्रीन इस तरीके से ना, थोड़ा ब्लू ग्रीन ऐसा मिक्स हो जाता है, देखना तुम्हारा, क्योंकि ये सारे डार्क कलर है। ठीक है, अब मुझे बताओ इन सभी पिगमेंट को अलग किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इनको अलग कर सकते हैं बेटा हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? पेपर क्रोमेटोग्राफी करके एक तकनीक है। इस तकनीक की मदद से मैं किसी लीफ की मेसोफिल सेल में से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड, इन सभी पिगमेंट्स को क्या कर सकता हूं बेटा? अलग। अरे आई नहीं आई बात समझ में? तो मुझे तो क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होगा? बोले सर एक तो ब्राइट ग्रीन होगा और थोड़ा ब्लूइश ग्रीन हो सकता है। जेंथोफिल का कलर कैसा होगा? बोले सर येलो होगा। कैसा होगा बेटा? येलो। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होगा? बोले सर इसका भी ग्रीन ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा येलो आ जाता है, तो येलो ग्रीन बोल देंगे। आएंगे एक बात समझ में? और इधर से कैरोटीनॉइड का कलर कैसा होगा? बोले सर कैरेट के कलर का होगा, और कैरेट ऑरेंज के कलर की होती नहीं होती लगभग लगभग, तो येलोइश और येलो ऑरेंज होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। याद कर लेना यार, तो याद करने वाली चीज है। ठीक है, अब ध्यान रखना कितने पिगमेंट देखे अभी हमने? 4। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। अब ध्यान रखना ये जो चारों पिगमेंट है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। इसका मेन काम क्या है बेटा? सनलाइट कैप्चर करना। सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? क्लोरोफिल ए। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? चीफ पिगमेंट। क्या बोल देते हैं? जैसे होता है तुम डॉक्टर बनोगे, हॉस्पिटल में जाओगे तो चीफ सर्जन होता है, चीफ डॉक्टर, चीफ फिजिशियन, चीफ न्यूरोलॉजिस्ट, और उसके नीचे बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स होते नहीं होते। तो ऐसे ही सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है स्लीप के अंदर? बोले सर ये क्लोरोफिल ए। कौन सा होगा बेटा? क्लोरोफिल ए। तो इसको बोलेंगे चीफ पिगमेंट। और ये जो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और जो कैरोटीनॉइड है, इनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एसेसरी पिगमेंट। इसका मतलब जो मेरा क्लोरोफिल होगा, जेंथोफिल होगा और कैरोटीनॉइड होगा, ये हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? हेल्प। किसकी हेल्प करेंगे?
ये सभी मिलके हेल्प करने आ जाएंगे किसकी बेटा, क्लोरोफिल ए की। किसकी हेल्प करने आ जाएंगे, क्लोरोफिल ए। बोले सर हेल्प कैसे रखेंगे, ध्यान रखना जैसे लीफ है, क्या है बेटा लीफ, तो उसके अंदर मेसोफिल सेल भी है, बहुत सारे क्लोरोफिल है नहीं है। तो बोले सर अगर क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा काम कर रहा है और किसी दिन ज्यादा लाइट पड़ गई, ज्यादा धूप पड़ गई, तो बोले सर वो तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो बेटा उस केस के अंदर क्या होगा, जो मेरा क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड है, ये तीनों मिलके प्रोटेक्ट करेंगे। किसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये तीनों मिलके प्रोटेक्ट करते हैं बेटा क्लोरोफिल ए को। किसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्लोरोफिल ए। अब बोले सर आपने एक चीज और बताई थी, अभी आपने वो स्पेक्ट्रम बताया ना, व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो गए। तो बोले सर ब्लू कलर की लाइट होती है ना, और मेरी रेड कलर की लाइट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया जमा हो गए थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। लेकिन सर और स्पेक्ट्रा के अंदर आज बहुत सारी लाइट बची थी, नहीं बची थी, उन सभी लाइट को कैप्चर करने में कौन हेल्प करेंगे, हमारी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। तो इनके दो काम हो गए, एक तो क्या क्लोरोफिल ए का प्रोटेक्शन करना, दूसरा काम क्या हो गया कि जितनी भी लाइट है जो बच गई उन सभी को कैप्चर करेंगे। और क्या करेंगे, जो भी लाइट कैप्चर करी उसको किसके पास भेज देंगे, फिर उसको भेज देंगे बेटा क्लोरोफिल के पास। किसके पास भेज देंगे उसको, क्लोरोफिल के पास। अरे आई नहीं आई बात समझ, क्लोरोफिल ए के पास भेज देंगे सबको, ठीक है। अरे पता नहीं हिल जाता है क्या भी। एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करेंगे और उस एनर्जी को इसके पास भेज देंगे, क्लोरोफिल ए के पास। और प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो जब ज्यादा लाइट आएगी तो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोटो मतलब लाइट की वजह से ऑक्सीडेटिव मतलब जल गया, एक तरीके से बर्न हो गया ऐसे मान लो। तो ऐस कर करके उसको याद रख लो, कैसे भी करके तुम्हारे जुगाड़ से। तो क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होगा ना, कौन सा डैमेज, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, मतलब लाइट की वजह से जो डैमेज होगा उसको होने से कौन रोकेगा, क्लोरोफिल ए के डैमेज होने को वो रुकेगा। एक तो मेरा क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। इतनी पिक्चर आई नहीं समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो, ले लिया, चलो। अब देखो अभी हमारी सीरीज चल रही है किसकी, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। नीट में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी बायो। अब मेरी बात सुनो तुम गौर से, देखो इस सीरीज के दौरान मैं पढ़ाता हूँ बेटा बॉटनी। क्या पढ़ाता हूँ, बॉटनी। मैंने अभी तक लगभग 8-10 वीडियो डाल दिए, किसी के अंदर अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताया, लेकिन आज बता रहा हूँ क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शन से तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे जीवन में किससे फर्क पड़ रहा है कि बोले सर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होती है, ये पता होगा तो डॉक्टर बनेंगे, आपके बारे में पता होने से नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ आज। मेरा नाम है चेतन गोयल और मैं पढ़ाता हूँ बॉटनी। कौन सा सब्जेक्ट बेटा, बॉटनी। मैं अपने यूट्यूब कोर्स की जर्नी में पूरा जितना भी बॉटनी का सिलेबस है नीट का, सभी को कवर करने वाले हैं। आई नहीं आई बात समझ में। तो हमने सेल बायोलॉजी की कुछ लेक्चर रिलीज कर दिए, कुछ 3 लेक्चर रिलीज करे, और उसके लगभग अभी 5 से 6 लेक्चर और आएंगे। और अभी हमने पैरेलल स्टार्ट कर दिया क्या, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो लगभग ड्यूरिंग विद इन 6 मंथ्स मैं पूरा कोर्स रिलीज कर दूंगा बॉटनी का। और उसके अंदर ध्यान रखना, जैसे कभी आपको लगता है कि सर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा, तो वहां पर आप उसको स्किप नहीं करके आप पेशेंट रखेंगे, पेशेंस रखेंगे 2 मिनट 3 मिनट का, और जब आप उस चीज को आगे पढ़ेंगे तो आपके वो चीज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है बच्चा क्या बोलने से क्या इमेजिन करेगा। जैसे फिजिक्स में होता है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, तो पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर ये बताते बताते कहाँ बताते चले गए, अरे यस और नो। लेकिन होता क्या है, जैसे 15 मिनट बाद जब हमारा क्वेश्चन आता है तब लगता है अरे यार ये यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आई नहीं आई बात समझ में। तो इसी तरीके से हम हमारी जर्नी कंप्लीट करेंगे। और किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो कमेंट कर सकता है और कोई मैसेज भी कर सकता है, यस और नो। बोले सर ये बात भी समझ में आ गई, यस नो वाला डायलॉग नहीं जाना आपका। ठीक है चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।